Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with inventories, starting today's class with illustration 8. Illustration 8 को solve करने से पहले illustration 8 के पीछे illustration 8 के पीछे का माइंड मैप समझ लेते हैं, जिससे कि illustration 8 को solve करने में इजी रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, सर आपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्यों पकड़ा? बिकॉज इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक। तो इन्वेंट्री अपने को कहां दिखाई देता है? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। फटाफट मेरे को बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या क्या आइटम्स कौन से साइड में आता है? टू डेबिट्स, परचेजेस। परचेजेस आता है। इसमें अपने जो परचेजेस लेते हैं, दैट इज आफ्टर परचेजेस रिटर्न, लेस परचेजेस रिटर्न करके नेट परचेजेस लेते हैं। नेट पर करेक्ट। देन परचेजेस या प्रोडक्शन से कनेक्टेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो wages फैक्ट्री में इनकर होता है, मैन्युफैक्चरिंग manufacturing एक्सपेंसेस, process. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, राइट, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस, और बताओ कैरेज इनवर्ड, और रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, गैस फ्यूल पावर, राइट, कस्टम्स एंड इंश्योरेंस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में भी आते हैं, राइट। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मोटा मोटी तीन चीज आता है। एक है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा नेट परचेजेस, एंड तीसरा सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें डायरेक्ट वेजेस एंड बाकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में नेट सेल्स, यस और नो, नेट सेल्स और हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। देन ट्रेडिंग अकाउंट को अपन बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं? क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल यानी इनकम साइड का टोटल इज मोर देन डेबिट साइड एक्सपेंसेस साइड का टोटल, सो वी अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाता है, यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान से सुनना। ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों आता है? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज अनसोल्ड स्टॉक जो करेंट ईयर में नहीं बिका। यानी करेंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सेल नहीं हुआ, तो इट हैज नॉट जनरेटेड एनी रेवेन्यू। तो इसका जो खर्चा अपने करेंट ईयर में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये करेंट ईयर में रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। होता है ना मैचिंग कंसेप्ट, याद करो मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? द रेवेन्यू should be matched with the expenses incurred to earn that revenue. मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलते हैं? रेवेन्यू को अपने को मैच करना है, किससे? एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर किया है उसको उसी अकाउंटिंग पीरियड में लेना है जिस ईयर में वो एक्सपेंसेस इनकर करके हमको रेवेन्यू हुआ। ठीक है, राइट। यानी कि क्या समझ सकते हैं अपने? रेवेन्यू जिस अकाउंटिंग पीरियड में ले रहे हैं, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर हुआ उसको सेम अकाउंटिंग पीरियड में लेना है, राइट। अब क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक है, ये करेंट ईयर में नहीं बिका, तो ये कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, तो इसका खर्चा अपने को करेंट ईयर में नहीं लेना है। नेक्स्ट ईयर इसको बेचेंगे तो इसका खर्चा नेक्स्ट ईयर में लेना है। अब क्लोजिंग स्टॉक, इसी क्लोजिंग स्टॉक पर जो खर्चा लगा है, क्लोजिंग स्टॉक पर जो खर्चा लगा है
वो करेंट ईयर में ही लगा है, बिकॉज ये करेंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। या तो आपने इसको प्रोड्यूस किया होगा या परचेज किया होगा। तो जो भी खर्चा लगा है क्लोजिंग स्टॉक में, वो करेंट ईयर में लगा है। और वो खर्चा कहाँ दिखाई दे रहा है? इधर साइड, डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है। यानी क्लोजिंग स्टॉक जो पैदा हुआ है वो ये खर्चा करके हुआ है, यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक जो बना है वो ये खर्चा इनकर करके बना है। करेंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, यानी ये करेंट ईयर में Yes, या तो प्रोड्यूस या परचेज हुआ होगा, जिसका खर्चा मेरे को डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है। बट क्लोजिंग स्टॉक का खर्चा अपने करेंट ईयर में नहीं जोड़ेंगे, बिकॉज ये करेंट ईयर में रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। तो क्योंकि ये खर्चा से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, तो ये खर्चा अपने को करंट अकाउंटिंग ईयर में नहीं लेना है। तो इसको करंट अकाउंटिंग ईयर के खर्चे में से एक्सक्लूड, माइनस, लेस कर देना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखकर, ऑपोजिट साइड में लिखकर। क्लोजिंग स्टॉक में जो खर्चा लगा है बनाने में, वो खर्चा डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है। अब क्लोजिंग स्टॉक का खर्चा को अपने को करेंट ईयर में से हटाना है, लेस करना है। तो उसको ऑपोजिट साइड, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। समझ में आया? राइट। तो नेक्स्ट ईयर ये क्लोजिंग स्टॉक बनेगा ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर इसको बेचेंगे, तो नेक्स्ट ईयर ये खर्चे में ऐड हो जाएगा। तो तभी मेरा ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है। ये सोनो खर्चे के साइड में आता है, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक जो है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, जो लास्ट ईयर नहीं बिका था। तो करेंट ईयर में बेचेंगे, करेंट ईयर में ये रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो इसका खर्चा करेंट ईयर में लेना है, मैचिंग करने के लिए, रेवेन्यू को उसके एक्सपेंसेस से मैच करने के लिए। बिकॉज करेंट ईयर में रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो खर्चा भी करेंट ईयर में लेना है। तो खर्चे का साइड मेरा डेबिट साइड, इसलिए ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है। अब एक और चीज समझो, डेबिट साइड में क्या दिखाई दे रहा है अपने को? ओपनिंग स्टॉक। डेबिट साइड में अपने को क्या दिखाई दे रहा है? ओपनिंग स्टॉक। ये लास्ट ईयर से ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है। देन करेंट ईयर का परचेजेस एंड परचेजेस से कनेक्टेड सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करके मेरे को क्या मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंड द डायरेक्ट COGS, एक्सपेंस। COGS का फुल फॉर्म क्या है? cost of goods sold. गुड्स सोल्ड। The cost of बट goods available for sale. करेक्ट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्यों ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है? बिकॉज ये पूरा स्टॉक नहीं बिका। कैसे पता चला? बिकॉज कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने के बाद वी शैल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी हमने सिर्फ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया। तो ऐड करके जो अमाउंट आ रहा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल, यानी बेचने के लिए हमारे पास जो स्टॉक है उसका कॉस्ट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? समझ में आया गुड्डू? क्लियर है बेटा? है ना? Yes, sir. ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों नहीं है? बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स बिक चुका है, ठीक है, उसका कॉस्ट। बट इसमें से तो कुछ स्टॉक नहीं भी बिका जो क्लोजिंग स्टॉक में है। तो क्लोजिंग स्टॉक को जब इधर इससे माइनस करेंगे, तो अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। समझ में आया ना? क्लियर है? सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके वी आर गेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी जितना गुड्स हमारे पास सेल करने के लिए है उसका कॉस्ट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है? अब इसी के ऑपोजिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक है। तो ऑपोजिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक रखने से क्या हो रहा है? इसका इफेक्ट क्या रहा है? क्लोजिंग स्टॉक इसमें से लेस माइनस हो जा रहा है। तो नेट इफेक्ट क्या आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने को कैसे मिलेगा? इधर में ऐसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग
एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या अपन ये कह सकते हैं, अपने ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक? ऐसा कह सकते हैं? हाँ कह सर। सकते हैं ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो ये जो एल शेप में इधर में मैंने हाईलाइट किया है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो एक चीज सोचो जोरा, अपने क्या कर रहे हैं, मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। जो गुड्स सेल हुआ है, सेल का अमाउंट इधर है, जो गुड्स सेल हुआ है सेल का अमाउंट इधर है, विच इज रेवेन्यू। तो अपने क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू जिस अकाउंटिंग पीरियड में अर्न हुआ है, रेवेन्यू जिस अकाउंटिंग पीरियड में अर्न हुआ है, सेम अकाउंटिंग पीरियड में अपने उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर हुआ, रेवेन्यू यानी सेल, तो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर हुआ, विच मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ले रहे हैं, है ना? So we are matching the revenue with the expenses incurred to earn that revenue. तो रेवेन्यू जिस अकाउंटिंग पीरियड में अर्न हुआ है, सेम अकाउंटिंग पीरियड में वी शैल टेक द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। रेवेन्यू सेल है, व्हाट इज द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द सेल्स रेवेन्यू? इट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में ये एल शेप में जो हाईलाइट होकर रखा हुआ है, दैट इज गिविंग द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इफेक्ट आया एक तरफ, एंड सेल्स है एक तरफ, तो दोनों का डिफरेंस इज प्रॉफिट, व्हिच इज कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट। यस और नो? यस सर। Yes. तो तो अच्छा, रनिंग नोट्स जिसको लिखना है वो लिखते जाए, जिनका ऑलरेडी नोट्स मेंटेन्ड है रेगुलर क्लासेस में, उन लोग बेसिकली अपने नोट्स को रेफर करके रिवीजन करते जाए, एंड जहां जो उन लोग को लगता है कि एक्स्ट्रा पॉइंट इधर में ऐड ऑन हुआ है, तो उसको उधर में लिख दे। अदरवाइज जिन लोग पहली बार ये क्लास कर रहे हैं, तो उन लोग रनिंग नोट्स को मेंटेन करें, ठीक है? तो गुड्डू अपनी क्या क्या चीज समझे हैं बेसिकली बेटा, बताना। जैसे पहला चीज तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फटाफट कौन बताएगा, अनम्यूट करके देखता हूं मैं, स्पीड। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कौन कौन बताएगा? हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? व्हाट प्लस व्हाट प्लस व्हाट? So बोलो opening बोलो। stock ओपनिंग plus स्टॉक प्लस purchases प्लस परचेजेस plus direct expenses. प्लस ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सेलेंट बेटा, नाइस, वेरी नाइस। देन हाउ डू वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाल सकते हैं अपने? Also, cost of goods available for sale minus closing stock. ये सब चीज होना चाहिए, पता है, कंपटीशन की भावना चाहिए कि मैं भी आंसर करूंगा, मेरे को भी आता है, मैं भी आंसर करूंगा। सही गलत वो सर समझ लेंगे, बट मेरे को आंसर करना है। वेरी नाइस। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके। देन ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं अपने? ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, कौन सबसे पहले? COGS minus sales. नहीं, मजा नहीं आया बेटा, उल्टा बोल दिया ना। Sales minus Sales COGS. minus. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनकम को, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। वेरी नाइस। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके। तो मेरे को ये बताओ, जैसे कि ये फंडा क्लियर है, सबको समझ में आया है? और इससे अपने ये एक चीज और भी निकाल सकते हैं, जैसे सीओजीएस को भी अपने सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके निकाल सकते हैं। ये सोनो में जवाब दो फटाफट, ये सोनो में जवाब दो, Profit. है ना? सीओजीएस को भी अपने सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके निकाल सकते हैं। ओके।
अच्छा, अपने कौन से चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर का नाम बताओ। इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक। स्टॉक बेसिकली कौन सा स्टॉक? ईयर के एंड में जो अनसोल्ड स्टॉक है। तो अनसोल्ड स्टॉक मेरे को कौन सा फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है? ये वाला फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है सबको? Yes. ये वाला फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है। तो अ- अपने को इन्वेंट्रीज के चैप्टर में क्लोजिंग स्टॉक को निकालना है। तो इधर इसी फॉर्मूला में अगर अपने क्लोजिंग स्टॉक को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दे, तो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला कैसे बनेगा? क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाता हूं तो? Cost of क्लोजिंग goods available for sale minus COGS. minus COGS, right? So closing stock is equal to cost of goods available for sale minus COGS, and COGS को अपने कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे, सेल्स माइनस जीपी करके। यस और नो? राइट? समझ में? माइंड मैप रेडी हो रहा है? माइंड मैप रेडी हो रहा है? सो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस सीओजीएस, एंड सीओजीएस को अपने कैसे निकाल सकते हैं? सेल्स माइनस जीपी करके। ठीक है, तो अभी अपने क्वेश्चन 8 इलस्ट्रेशन 8 को डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन 8 को अपन डिस्कस करेंगे एंड देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास कहा था कि इलस्ट्रेशन 6 ऑनवर्ड्स हमारा मेन क्वेश्चंस चालू हो जाता है, जो कि एग्जाम में टेस्ट होता है। इलस्ट्रेशन 6 to 10 एंड देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 to 4। इन्हीं 9 में से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अपने लास्ट क्लास ये भी बोले थे कि इलस्ट्रेशन 6 और 7 टाइप 1 है, बिकॉज इन सारे इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो जाता है, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्वेंट्री के चैप्टर का क्वेश्चन है तो इसको एक ही मेथड से अपने सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। नो, दैट इज रॉन्ग। सेम चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को एक मेथड से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्योंकि सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको सॉल्व करने का अप्रोच भी डिफरेंट होगा। तो जैसे इलस्ट्रेशन 6 एंड 7 मेरा टाइप 1 था, 6 एंड 7 मेरा टाइप 1 था। अभी इलस्ट्रेशन 8 इज टाइप 2। इलस्ट्रेशन 8 इज टाइप 2। तो इलस्ट्रेशन 8 को अपने डिस्कस करते समझते इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दो तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, और ये भी बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट के एग्जाम में यानी सीए के एग्जाम में इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करना है, इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि आप कैसे सॉल्व करो। ठीक है, तो वो भी बताएंगे। आज इलस्ट्रेशन 8 को डिस्कस करें। From the following particulars, ascertain the value of inventories as on 31st March 2022. 31st March 2022 मेरा ईयर एंड का डेट है। इन्वेंट्रीज ईयर एंड का डेट में यानी क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, राइट? 31st March 2022 ईयर एंड इन्वेंट्रीज ऑन 31st March 2022 क्लोजिंग स्टॉक। पिक्चर सेट करो। इन्वेंट्रीज एज ऑन 1 April 2021, ये क्या है मेरे को बताओ? दिस इज द अमाउंट ऑफ। Opening stock. वेरी नाइस, वेरी नाइस। इतना भी पार्टिसिपेट करेगा ना, बहुत है मेरे लिए और आपके लिए। परचेजेस 7,62,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, चलो। सेलिंग सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, इन खर्चों का कोई काम है क्या? नहीं सर, ये तो पीएल में जाते हैं। ये पीएल में जाता है, ये ट्रेडिंग में नहीं जाता है। तो इन खर्चों का कोई काम नहीं, बिकॉज अपने को स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई देता है, पीएल अकाउंट में नहीं। ये सारे जो एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन, फाइनेंशियल चार्जेस, दीज आर इंडायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। एंड देन अपन को सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है। At the time of valuing inventory as on 31st March 2021,
तो ये कौन से स्टॉक की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये कौन से स्टॉक की तरफ इशारा कर रहे हैं? 31 So मार्च opening 2021 stock. ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। अपना ईयर कब एंड हो रहे हैं? 31 मार्च 2022। क्लोजिंग स्टॉक So लास्ट ईयर का सर। हाँ, तो अपने को करेंट ईयर के रेस्पेक्ट में आंसर करना है, तो करेंट ईयर open का ये stock. क्या है बेटा? करेंट ईयर का ओपनिंग ये स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है। यही तो गेम खेलता है इंस्टीट्यूट, जानबूझ के 30 ओपनिंग स्टॉक को कैसे दिया, ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन कैसे दिया, एज ऑन 31 मार्च 2021, तो स्टूडेंट जो है वो 31 मार्च देखकर बह जाए कि ये क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दिया हुआ है, राइट। बट अपने को ईयर चेक करने से पता चला कि ये मेरा ओपनिंग स्टॉक के बारे में बोला हुआ है। A sum of rupees, amount of rupees 17,500 was written off on a particular item. Written off का मतलब क्या, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस, सिंपल मीनिंग है डिक्शनरी का माइनस। रिटन ऑफ मींस माइनस। सो 17,500 को अपने राइट ऑफ रिटन ऑफ किया ना पर्टिकुलर आइटम, यानी माइनस किया है। यानी ओपनिंग स्टॉक से हमने 17,500 माइनस किया है, which was originally purchased for rupees 50,000, which was originally purchased for rupees 50,000। यानी इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना, रुपीज 50,000। सो 17,500 करने के बाद इसका वैल्यू कितना हो जाता है? ये ओरिजिनली परचेज हुआ था 50,000 में, 17,500 इसमें से राइट ऑफ कर दिया है, तो 50,000 में से 17,500 राइट ऑफ यानी माइनस करने के बाद ये वाले आइटम का वैल्यू कितना हो जाता है? 32,500। 32,500। 50,000 माइनस 17,500 इज 32,500, ये वाले आइटम का वैल्यू हो जाता है। और ये 32,500 किधर इंक्लूडेड है? opening stock में. ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। चीज को समझो, क्या हुआ? 31 मार्च 2021 यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेट, तो एक तरीके से ओपनिंग स्टॉक का बात हो रहा है, करेंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक का बात हो रहा है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेट यानी करेंट ईयर का ओपनिंग डेट, तो करेंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस हो रहा है। सो स्टॉक को वैल्यूएशन करते टाइम 17,500 को माइनस किया था, किससे, कहां से? एक स्टॉक से, एक आइटम से, जो कि पहले 50,000 में परचेज हुआ था। यानी 50,000 में से अपने 17,500 माइनस किया, तो 50,000 में से 17,500 माइनस करने के बाद अमाउंट निकलता है 32,500। यानी इस आइटम का वैल्यू 31 मार्च 2021 को कितना निकाला गया था? 32,500। 31 मार्च 2021 को इस आइटम का वैल्यू कितना निकाला गया था वैल्यूएशन के टाइम? 32,500। यानी ये वाला जो आइटम है हमारे ओपनिंग स्टॉक में 32,500 में इंक्लूडेड है, ये सो नो? यस सर। इंक्लूडेड है। एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज 45,000। ये आइटम को करेंट ईयर में हमने बेच दिया है। कितना में बेचा? 45,000। अब ये जो 45,000 है, दिस इज सेल्स वैल्यू, इसका अमाउंट किधर इंक्लूडेड है? ये 45,000 का अमाउंट सेल्स में, सेल्स में। बिकॉज सेल किया है सेल्स। तो सेल्स में इंक्लूडेड होगा, तो ये 45,000 सेल्स में इंक्लूडेड है। बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, ये ट्रांजैक्शन को छोड़कर, मतलब इस आइटम के ट्रांजैक्शन को छोड़कर बाकी आइटम्स पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना का अर्न किया है? 20% ऑन सेल्स। यानी इस आइटम को छोड़कर बाकी सारे आइटम्स पर जीपी रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 20% ऑन सेल्स। देखो मेरे को एक चीज बताओ, ये वाला जो आइटम है, ये जो इसको अपने एबनॉर्मल आइटम बोलते हैं क्योंकि इसका वैल्यू कम हो गया था, तो इसको अपने एबनॉर्मल आइटम बोलते हैं, नॉर्मल आइटम नहीं है ये। एबनॉर्मल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका वैल्यू कम हो गया था, तो इसको राइट ऑफ करना पड़ा था, यानी 17,500 इसको माइनस करना पड़ा था। तो ऐसा आइटम को अपने बिजनेस लैंग्वेज में एबनॉर्मल आइटम बोलते हैं। तो ये जो एबनॉर्मल आइटम है, ये तो करेंट ईयर में बेच दिया है, यानी ये करेंट ईयर के स्टॉक में प्रेजेंट है या गया, ये बिक गया?
बेच बिक चुके गया। हैं, बिक बिक गया गया है। है, यानी करेंट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में ये है नहीं। तो अपने क्या करेंगे, अपने थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। ये वाला जो एबनॉर्मल आइटम है, इसको, इसका अमाउंट जिधर इंक्लूडेड है उसको उधर से हटा देना। कैच करने का कोशिश करो। एबनॉर्मल आइटम का अमाउंट जिधर इंक्लूडेड है उधर से उसको हटा देना। अब ये वाला जो एबनॉर्मल आइटम का अमाउंट है, ये किधर किधर इंक्लूडेड है, ये मेरे को पहले बताओ। ओपनिंग स्टॉक में और सेल्स में। सेल्स में। ओपनिंग स्टॉक में और सेल्स में। ओपनिंग स्टॉक में ये किस अमाउंट से इंक्लूडेड है? 32,500। 32,500, यानी ओपनिंग स्टॉक मेरा 1,42,500 में 32,500 ये वाले एबनॉर्मल आइटम का है। तो नॉर्मल आइटम का ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया बता दो? 1,10,000। 1,10,000 हो गया। एंड सेल्स मेरा 12 लाख है ना, माइनस करने के बाद बताओ। यस सर। टोटल सेल्स मेरा 12,45,000 है। एबनॉर्मल आइटम का सेल 45,000 है। तो 45,000 को इधर से हटाने के बाद मेरा सेल्स का अमाउंट कितना आ रहा है? 12 लाख। ये सोनो, तो ये मेरा यस। नॉर्मल आइटम का सेल्स का अमाउंट है। तो हमने क्या किया, थोड़ा स्मार्ट वर्क किया। क्योंकि ये एबनॉर्मल आइटम अब हमारे स्टॉक में नहीं है, क्योंकि ये बिक चुका है, तो इसका अमाउंट जिधर इंक्लूडेड है उसको उधर से हटा दिया। इसका अमाउंट ओपनिंग स्टॉक में और सेल्स में था। ओपनिंग स्टॉक में 32,500 में था, सेल्स में ये 45,000 में था। तो ओपनिंग स्टॉक से हमने 32,500 माइनस कर दिया, सेल्स से अपने 45,000 माइनस कर दिया। अब तो हमारा आइटम सारा क्लीन हो चुका है। सब में अब नॉर्मल आइटम्स का ही इफेक्ट है, यस और नो? यानी अब अपने खाली नॉर्मल आइटम्स बोला है मैंने इसमें, बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, तो आइटम्स को छोड़कर बाकी सारे जितना भी सेल हुआ है उसमें अपने ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स कमाए। तो छोड़ो। अब इस आइटम्स को हटाने के बाद ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिखाई दे रहा है? 1,10,000। परचेजेस 7,62,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000। एंड सेल्स कितना है? 12 लाख। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो मेरे को बताओ, हम लोग अगर हम लोग हम लोग अगर चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर भी क्लोजिंग स्टॉक एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। इमेजिन करो थोड़ा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर भी अपने क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट एज बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। क्यों बोलो तो? क्योंकि अपने को ओपनिंग स्टॉक 1,10,000, परचेजेस 7,62,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000, क्रेडिट साइड में बाई सेल्स 12 लाख, एंड 12 लाख का 20% एसजीपी, सो डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट, 12 लाख का 20% जो अमाउंट आएगा वो करके ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम्स हमें मालूम है अमाउंट के साथ। तो बचा सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक। तो अपने चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट एज बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। ये चीज सबको पल्ले पड़ा? यस और नो? यस सर। यस। ठीक है। अब क्या इंस्टीट्यूट इस तरीके से आंसर्स को एक्सेप्ट करेगा? आंसर इज नो। इंस्टीट्यूट कभी नहीं चाहेगा कि आप इस तरीके के सम को एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर सॉल्व करें। हालांकि आप गलत नहीं हो, इंस्टीट्यूट भी ये चीज को मानता है, बट इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में अपने आंसर को प्रेजेंट करो। तो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में अपने आंसर को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले तो समझ में आया, ये सोनो? तो पहले तो सीओजीएस निकालो। सीओजीएस क्या है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना है? 12 लाख। 12 लाख का 20% करो। 12 लाख का 20%, 2,40,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 9,60,000। तो मेरा सीओजीएस कितना है? 9,60,000। ये सोनो? यस सर। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालते कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,10,000 प्लस परचेजेस 7,62,500 प्लस
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000 कितना आ रहा है? 10,22,500, 10,22,500 आ रहा है. This is the amount of cost of goods available for sale, 10,22,500. और COGS कितना निकाला हम लोग? 9,60,000. तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 62,500. 62,500. 62,500. परफेक्ट. राइट. ओके. चलो, तो इस तरीके से देखो अपने को प्रेजेंटेशन करना है. तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हम लोग एक स्टेटमेंट बनाकर कैलकुलेशन को प्रेजेंट करेंगे. तो देखो, फर्स्ट स्टेप में कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाला. ये 10,22,500 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. हाउ डू वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल? ओपनिंग स्टॉक. और ओपनिंग स्टॉक देखो 1,10,000 के पीछे का कैलकुलेशन इनर कॉलम में दिखा दिया, जिसमें से हमने ओपनिंग स्टॉक से एबनॉर्मल आइटम का वैल्यू को माइनस कर दिया. एबनॉर्मल आइटम का वैल्यू 32,500 कैसे निकाला? ये भी देखो ब्रैकेट्स में शो कर दिया. ये सारे वर्किंग नोट्स देखता है एग्जामिनर. ये सारे कैलकुलेशन स्टेटमेंट में दिखाना है. इन सबके मार्क्स है. तो अगर अपने ध्यान से सुनो, अगर अपने 32,500 माइनस कर दिए, ब्रैकेट्स में ये चीज नहीं दिखाया, तो हो सकता है इसके 1 मार्क्स कट जाए. क्लियर? हो सकता है इसके 1 मार्क्स कट जाए. तो अपने को ये बेवकूफी नहीं करके आना है कि आते हुए सम को भी अपने फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए. तो अपने को ये बेवकूफी नहीं करना है. क्लियर? देन परचेजेस एड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. देन कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से माइनस किया लेस COGS. COGS का कैलकुलेशन इनर कॉलम में दिखाया. सेल्स में से एबनॉर्मल आइटम का सेल को माइनस करके नॉर्मल आइटम का सेल 12 लाख निकाला. उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स को माइनस करके we get the amount of COGS. So cost of goods available for sale minus COGS is closing stock. आई बात समझ में? यस नो? Yes, sir. ठीक है. ओके. सो ये टाइप 2 का क्वेश्चन था. इलस्ट्रेशन 8 सबको क्लियर है? जिसमें बेसिकली एबनॉर्मल आइटम का एडजस्टमेंट है. तो टाइप 2 को अपने कैसे बताते हैं? एबनॉर्मल आइटम का एडजस्टमेंट वाला सम. तो ये टाइप 2. अब इलस्ट्रेशन 9 एंड 10 ये टाइप 3 का है. ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच भी डिफरेंट हो जाएगा. समझ में आया ना? इन्वेंट्रीज के चैप्टर, सेम चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को एक तरीके से ही सॉल्व करना है. ये रॉन्ग चीज दिमाग में मत सेट करना. क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, तो उसको सॉल्व करने का अप्रोच भी डिफरेंट होगा. सो इलस्ट्रेशन 9 एंड 10 दोनों टाइप 3 के. सो इलस्ट्रेशन 9 को एक बार पकड़ लेंगे तो इलस्ट्रेशन 10 अपने आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे. तो पहले इलस्ट्रेशन 9 का कंसेप्ट को, माइंड मैप को समझते हैं. ठीक है? एक बार स्टार्टिंग का पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो समझने में आसानी होगा माइंड मैप को. तो स्टार्टिंग का पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं. अ ट्रेडर prepared his accounts on 31st March every year. यानी ईयर एंड 31st मार्च को होता है. ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल. नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल. स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या है? कौन बताएगा? स्टॉक टेकिंग का मतलब गोडाउन में जाकर स्टॉक का फिजिकल काउंटिंग करना एंड स्टॉक का वैल्यूएशन करना. तो वो चीज 31 मार्च को नहीं हो पाया. तो कब हुआ?
could be possible till 15th April, on which date total cost of goods in his godown came to 50,000। यानी हुआ क्या, हर साल ये ट्रेडर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज करता है, बट कुछ कारणवश ये 31 मार्च 2000 जो भी है, जो भी साल है 2022 है, सो कुछ कारणवश ये 31 मार्च को अपना स्टॉक टेकिंग नहीं कर पाया। 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना मतलब क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के असेट के साइड में आता है। तो बिना क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकाले अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज नहीं कर सकते। तो हुआ ये कि कुछ कारणवश वो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 31 मार्च को नहीं निकाल पाया। तो कब हुआ, तो कब निकाला वो, नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15th अप्रैल ऑन विच डेट, यानी स्टॉक टेकिंग वो किया किस दिन, 15th अप्रैल को, 15th April। ऑन विच डेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन, यानी गोडाउन में जो स्टॉक पड़े हुए थे 15 अप्रैल 2022 को, उसका अमाउंट कॉस्ट केम टू रुपीज 50,000। फिर अपने को क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31st मार्च एंड 15th अप्रैल 2022। तो अपने को नीचे में क्या दिया हुआ है, 15th अप्रैल, सॉरी अपने को नीचे में क्या दिया हुआ है, 31st मार्च एंड 15th अप्रैल, ये 15 दिन के बीचर में, ये 15 दिन के भीतर में जो ट्रांजैक्शंस हुआ है उसका एक समरी प्रेजेंट किया हुआ है। समझ में आ रहा है। तो ईयर एंड होता है 31 मार्च को, बट ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं हो पाया, कब जाकर हुआ, 15th अप्रैल। 15th अप्रैल को कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू रुपीज 50,000। देन अपने को 31 मार्च एंड 15th अप्रैल जो 15 दिन का गैप हो गया, उस बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका डिटेल्स मेरे को नीचे में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अपने नीचे में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पढ़ने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन का माइंड मैप को समझते हैं। यानी टाइप थ्री के क्वेश्चंस का माइंड मैप को समझते हैं। टाइप थ्री कैसा जात का निकला रे, टाइप थ्री का क्वेश्चन कैसा बना, टाइप थ्री में ऐसा बना कि ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाला जा गया, देन कुछ दिन बाद से 10-15 दिन बाद क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकाला गया, देन अपने को वो जो गैप हुआ था 10-15 दिन का उसके बीच का ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। तो टाइप थ्री किस कैटेगरी में है, मतलब टाइप थ्री के कैटेगरी में क्या डेटा दिया हुआ रहेगा, ध्यान से सोचो। आपको समझना भी तो पड़ेगा ना एग्जाम में कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, टाइप वन में है, टाइप टू में है, टाइप थ्री में है। आप उसके टाइप को आइडेंटिफाई करके देन अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको टाइप समझना पड़ेगा। तो टाइप थ्री को कैसे पहचानोगे, टाइप थ्री के क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको कि क्लोजिंग डेट में, ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाला गया, 10-15 दिन बाद निकाला गया, देन अपने को 10-15 दिन में जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्लियर है। यस सर। हम्म। तो अब इसका माइंड मैप को समझ रहे हैं। ठीक है, जिनको नोट करना है, जिनका पहले क्लास नहीं किया हुआ है रेगुलर क्लास, उन लोग बिल्कुल रनिंग नोट्स को लिखेंगे मेरे साथ। अदरवाइज जिनका किया हुआ है, जैसा आपने कहा कि नोट्स को साथ में रख कर देखते रहो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आज समझा दिया है तो उसको नोट कर लेना, अदरवाइज रेफरेंस कर देना। तो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम्स फटाफट कौन बताएगा। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक है, और क्या क्या है, परचेजेस है, राइट, और मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है, ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अपने को जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो कौन से
कौन से टाइम पीरियड का दिया हुआ है, बिटवीन व्हाट टू व्हाट डेट। अपने को क्वेश्चन में, इस टाइप के टाइप 3 के क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है, ये फ्रॉम विच डेट टू विच डेट है। 31st March to 15 April। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अपने को 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड अपने कंसेप्ट को समझ रहे, पहले माइंड मैप को। ठीक है, और एक चीज याद रखना, इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्म में आंसर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, अपने को अल्टीमेटली आंसर स्टेटमेंट के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। बट वो स्टेटमेंट को समझने के लिए एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू समझना जरूरी है, तब जाकर वो स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। राइट। सो अपने क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपने को 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसी पीरियड का, ये 15 दिन का अपने ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, ये 15 दिन का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन से पीरियड का बन रहा है, 31 मार्च, या समझ लो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल। ऐसे समझ लो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, एंड 1 अप्रैल इज सेम वन। सो 1 अप्रैल 2022, क्या कौन सा यस ईयर है। सर। हाँ, जो भी है। तो अपने को, अब मेरे को बताओ फटाफट, अपने को जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक टेकिंग कौन से डेट में हुआ, 31 मार्च, 1 अप्रैल या 15 अप्रैल। 15 अप्रैल। 15 अप्रैल। और हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल बना रहे हैं। यानी क्वेश्चन में जो स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है, वो इस वाले ट्रेडिंग अकाउंट के लिए क्लोजिंग स्टॉक है। बिकॉज अपने को क्वेश्चन में 15 अप्रैल का स्टॉक दिया हुआ है, और अपने ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल। तो वो इस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए क्लोजिंग स्टॉक के पिक्चर में बैठ सेट हो रहा है। ये सोनो। यस सर। ठीक है, ओके। एंड अपने को निकालना कौन से डेट का स्टॉक है, 31st March। 31 मार्च यानी 1 अप्रैल। तो अपने को निकालना क्या है, ये वाला ओपनिंग स्टॉक को निकालना है ना। तो अपने अगर 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक को निकाल लेंगे, तो वही मेरा 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ना, अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज कर पाएंगे। अब निकालने का अप्रोच को सुनो। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बताना वो चीज को, वो चीज का इफेक्ट बताना। एक चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो चीज का इफेक्ट बताना। जैसे मैंने इधर में हाईलाइट किया है, क्रेडिट साइड में सेल्स एंड डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका इफेक्ट मेरे को बताओ क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिकॉज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अभी अपने ऐसे कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग इधर में बाई सीओजीएस कैसे निकाला, सेल्स माइनस जीपी करके, बाई क्लोजिंग स्टॉक 15 अप्रैल का, टू ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल का जो अपने को निकालना है, टू परचेजेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब सोचो, अब माइंड मैप बना लो, सेट करो, माइंड मैप को सेट करो। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले, कौन बता सकता है। हम लोग को ये क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके साथ अगर अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड कर दें, सेम साइड में है तो ऐड करना है, ऑपोजिट साइड में है तो लेस करना है। हम लोग को क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है 50,000। इसके साथ अगर अपने ये 15 दिन का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड कर दे, ये 15 दिन का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड कर दे, क्योंकि सेम साइड में बाई सीओजीएस है तो वो ऐड होगा क्लोजिंग स्टॉक के साथ। फिर वहां से अगर अपने लेस कर दे परचेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ, ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक यानी 1 अप्रैल का स्टॉक का अमाउंट मिल जाएगा, विच इज माई
31 मार्च प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो? ये माइंड मैप सेट हुआ? Okay. सबको बताओ, कंफर्म करो, सेट हुआ दिमाग में ये? यस सर। क्लियर? क्या सेट हुआ गुड्डू? कॉन्फिडेंस में लाओ हमको। सर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और अगर सेल्स माइनस जीपी कर देंगे तो सीओजीएस निकल जाएगा। उसके हम्म। बाद ये दोनों को ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक और सीओजीएस, तो इधर का अमाउंट आ जाएगा क्योंकि एक तरफ है, दोनों ऐड होगा। उसके बाद माइनस कर देंगे परचेज और एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। परफेक्ट, जोरदार, वेरी नाइस वेरी नाइस। कितना पिच परफेक्ट वे में विदाउट एनी सिंगल मिस्टेक अच्छे से समझाया, वेरी नाइस। तो चलो अब अपना फोकस किस में आ जाता है? हमारा फोकस आ जाता है पहले क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस लेस परचेजेस लेस मैन्युफैक्चरिंग अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेट करने में। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो 50,000 दिया हुआ है, डन है। अब सीओजीएस ऐड करना है। सीओजीएस कैसे कैलकुलेट करें? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे ही तो सीओजीएस निकाला उसमें। अब देखो सेल्स, सेल्स कितना है? 41,000, इंक्लूडिंग कैश सेल्स 10,000। क्या हम लोग सेल्स में कैश सेल्स को नहीं लेते हैं क्या? कैस कैस लेते हैं। लेते हैं ना? तो ब्रैकेट्स में ये लिखकर बेसिकली कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा है कि इंक्लूडिंग डाल देंगे, कैश सेल्स डाल देंगे तो बंदा कंफ्यूज होकर कहीं उसको लेस ना कर दे, लेस कर दे। बट अपने को वैसे कंफ्यूज नहीं होना, अपने को पता है सर सेल दो तरीके से हो सकता है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल्स। तो दोनों ही मेरा सेल्स में आता है, काउंट होता है। तो क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स दोनों मेरा सेल्स में काउंट होता है। तो कैश सेल्स 10,000 का है तो उसको सेल्स में तो इंक्लूडेड रहना ही है। यानी ये जो ब्रैकेट्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो एकदम बेकार है। यानी सेल्स निकला मेरा 41,000। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है? 1,000। तो मेरा नेट सेल्स कितना हो जा रहा है? 40,000। 40,000। नेट सेल्स मेरा 40,000, 41,000 माइनस 1,000 इज 40,000। एंड अपने को परचेजेस भी दिया हुआ है 5,034 का, उसको तो अपने लास्ट में लेस करेंगे। इंक्लूडिंग कैश परचेजेस, क्या परचेजेस में भी कैश परचेजेस इंक्लूडेड नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। तो ये इंफॉर्मेशन भी एकदम बेकार का, झूठ मूठ का, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो ये एकदम बेकार है, कोई काम नहीं है इसका। देन अब हमारा मेन एडजस्टमेंट्स 4 एंड 5 हल्का है, बहुत हल्का है, इसको एक बार समझ लेते हैं। ऑन 15th अप्रैल, सॉरी 15th मार्च, 15th मार्च, 15th March, goods of the sales value of rupees at 10,000 were sent on sale or return basis to a customer। सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर का मतलब ट्रायल बेसिस में कस्टमर को दिया है गुड्स कि लेकर देखो, समझ में आया तो रख लेना वरना रिटर्न कर देना। ठीक है, ट्रायल बेसिस में कस्टमर होता है ना कि नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कस्टमर थोड़ा सा हिचकिचा रहा है नया प्रोडक्ट खरीदने से, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं तू रख, ट्रायल करके देख, समझ में आया तो रख लेना नहीं तो रिटर्न कर देना। amazon ये सब भी तो ऐसे ही करता है ना। amazon जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में कस्टमर को विश्वास नहीं होता है कि कैसा प्रोडक्ट देगा, तो ये amazon और ये जो बाकी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है इन लोग क्या करता है, रिटर्न पॉलिसी भी रखता है कि 7 डेज में आप रिटर्न कर सकते हैं या 30 डेज में रिटर्न कर सकते हैं, समझ में आए तो रख लीजिएगा वरना रिटर्न कर सकते हैं। तो उसे उगता ना, कस्टमर का विश्वास जम जाता है कि हाँ चलो रिटर्न का भी ऑप्शन है, तो अपने जो पैसा दी वो अपने को वापस मिल जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली कस्टमर को ट्रायल बेसिस में दिया है कि गुड्स को रख, देख, समझ में आया तो रख लेना, बता देना मेरे को, अप्रूवल दे देना अपना, या तो फिर रिटर्न कर देना। तो दिस इज सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर। एंड पीरियड ऑफ अप्रूवल कितने दिन के लिए दिया, कितने हफ्तों के लिए दिया? 4 वीक्स के लिए दिया। तो कस्टमर को बोला कि 4 वीक में बता देना भाई, 4 वीक में बता देना कि गुड्स को आप रखने वाले हो या रिटर्न करने वाले।
समझ में, ट्रायल बेसिस में कस्टमर को गुड्स दिया है, अभी तक बेचा नहीं है, बेचेगा कब, बिकेगा कब, जब कस्टमर अपना अप्रूवल दे देगा तब। अब he returned 40% of the goods on 10th April, 40% of the goods return हो चुका है, he returned 40% of the goods on 10th April, यानी 40% रिटर्न हो चुका है, अप्रूविंग द रेस्ट, रेस्ट यानी 60% को अप्रूव कर दिया है, यानी 60% को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वन वर्ड गुड्स। आंसर, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो कस्टमर को हम लोगों ने 15 मार्च को 10,000 का गुड्स दिया था कि ट्राई करके देख ले, 4 हफ्ते का टाइम है, तो 4 हफ्ता मेरा खत्म कब होता है, 15 अप्रैल को, है ना, 15 मार्च को दिया था, तो 4 हफ्ता 15 अप्रैल के आसपास, लगभग आसपास खत्म होता है मेरा, यस और नो, यस। राइट। तो कस्टमर ने क्या किया, 40% ऑफ द गुड्स मेरे को रिटर्न कर दिया एंड बाकी 60% अप्रूव कर दिया, यानी ये मेरा 60% जो है वो मेरा सेल है ना, एंड कस्टमर को हमने बिल कर दिया कब, 16 अप्रैल को। जैसे उसका 4 हफ्ते का टाइम खत्म हुआ, रिमेनिंग गुड्स जो उसने अप्रूव किया था उसके लिए बिल अपने 16 अप्रैल को बना के दे दिए। तो बेसिकली ये पूरे पैराग्राफ से मेरे को क्या समझ में आया, क्या इंफॉर्मेशन अपने इससे निकालेंगे, मेरे लिए काम का क्या इंफॉर्मेशन है, मेरे लिए काम का ये इंफॉर्मेशन है कि 6,000 का सेल हुआ है, एज सिंपल एज दैट। सर 40% जो रिटर्न हो चुका है वो तो मेरे स्टॉक में आ ही गया है, उसी का कैलकुलेशन हम लोग करने बैठे हैं। और सुनो ना, ये 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल, ये तो अप्रैल के स्टॉक में ऑलरेडी 50,000 में इंक्लूडेड होगा ही होगा, तो इसका कुछ करना है नहीं, यस और नो। जो यस। 40% यस सर। रिटर्न किया ना बेटा, जो 40% रिटर्न किया वो रिटर्न कब किया, 10th अप्रैल, तो ये तो अप्रैल के स्टॉक में इंक्लूडेड होगा ही, यानी 50,000 में इसका अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है ही, बिकॉज अपने स्टॉक टेकिंग कब किए हैं, 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल तक जितना माल हमारे पास था वो सब 50,000 में काउंट हो चुका है, तो ये भी काउंट हो गया है। तो 40% ऑलरेडी स्टॉक में लिया जा चुका है 15 अप्रैल के स्टॉक में। बाकी जो 60% है, 10,000 का 60%, 6,000, ये सेल मेरा अप्रूव हो चुका है, तो मेरे लिए काम का कौन सा इंफॉर्मेशन है, 6,000 का 60%। सेल, 6,000 का सेल हुआ है। तो गुड्डू अब मेरे को बताओ बेटा, सेल फिर मेरा कितना टोटल हो गया, सेल का अमाउंट 46,000। 46,000 कैसे आया, सर ऊपर में अपने 40,000 कैलकुलेट किए थे, 41,000 माइनस 1,000, 40,000 कैलकुलेट किए थे, एंड ये ट्रायल वाला सेल मेरा 6,000 का अप्रूव हो चुका है, तो मेरा टोटल सेल्स 46,000 का हुआ ये 15 दिन में, बिकॉज अप्रूवल कब आया, 10 अप्रैल को, 15 16 अप्रैल को तो अपने बिल बना के रेडी भी कर दिए थे, 10 अप्रैल को अप्रूवल आ चुका है, ये सो नो, यानी यस। 15 अप्रैल तक ये सेल मेरा अप्रूव्ड था, तो 15 अप्रैल तक के सेल में इसको ले लेना है। बिल चाहे अपने 16 अप्रैल को बनाए होंगे, बट अप्रूवल तो मेरे को 10 अप्रैल को ही मिल चुका था। He returned 40% of the goods on 10th April, approving the rest, ये एक साथ लिखा हुआ है इंग्लिश, ये एक साथ लिखा हुआ है, यानी 10 अप्रैल को अप्रूवल आ चुका है, तो 10 अप्रैल को ही इसको सेल ले लेंगे, यानी 15 अप्रैल के सेल में ये ऐड हो जाएगा, 15 अप्रैल का सेल यानी 40,000 के साथ ये 6,000 भी ऐड कर देंगे, तो मेरा 15 दिन का सेल इज 46,000, 40,000 प्लस 6,000, 46,000, करेक्ट है, ये सोनो, यस। यस सर। ठीक है। देन द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स, ट्रेडर ये वाला ट्रेडर जो का बिजनेस है, ये रहा ट्रेडर, द ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब क्या होता है पता है, एजेंसी ली है, यानी ये इसका खुद का गुड्स नहीं है, ये किसी और का भी गुड्स बेचता है, अपने नाम से नहीं, उसी के नाम से बेचता है, एजेंट है बेसिकली,
ही इज नॉट द प्रिंसिपल, ही इज अ एजेंट। प्रिंसिपल कौन है? जो इसको गुड्स भेजा है बेचने के लिए। तो ये दूसरे के बिहाफ में भी गुड्स बेचता है। बिजनेस कर रहा है तो क्या दिक्कत है? उसको कमीशन मिलता होगा इस चीज का। यस और नो? यस। ये इसका अपना गुड्स नहीं है, इसको कंसाइनमेंट बेसिस यानी एजेंसी लेके रखा है ये। यानी दूसरे का माल दूसरे के नाम उसके बिहाफ में बेचता है ये, अपने नाम पर नहीं। तो 8,000 का उसको मतलब एक कंसाइनमेंट का माल भी मिला था, जिसमें से क्या हो गया है, 20% तो सेल हो चुका है। अच्छा, ये जो सेल होगा इसका पैसा तो वो उस बंदे को रिटर्न कर मतलब दे देगा ना, जिसका वो गुड्स लेकर सेल कर रहा है, यस। अपना कमीशन काटने के बाद। ओके, सो छोड़ो वो कमीशन की बात। तो 8,000 का माल रिसीव हुआ था कंसाइनमेंट बेसिस में, जिसमें से 20% बिक चुका है एंड बाकी 50% 15 अप्रैल तक बिक चुका है। यानी हाथ में कितना है? 30%। 30% हाथ में है। चलो ये एक बार समझ के पकड़ के चले। दीज सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दी अबव सेल्स। यानी ये जो 20% या 50% हमने बेचा, स्पेशली जो 50% 15 अप्रैल तक बेचा, ये हमारे अबव सेल्स में इंक्लूडेड नहीं है। होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये हमारा कुछ नहीं बेच रहा है। ये जो गुड्स ये बेच रहे तो कमीशन बेसिस में बेच रहा है ना, ये तो इस ट्रेडर का खुद का गुड्स नहीं है। तो बेचकर जो पैसा आ रहा है, ये तो वो उस कंसाइनर को पे बैक कर देगा अपना कमीशन काट के। समझ में आ रहा है ना? ये तो दूसरे का माल उसी के नाम से ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन एज एन एजेंट ऑन कमीशन बेसिस बेच रहा है। तो बेचकर जो इसका इनकम है वो सेल वाला इनकम नहीं है, कमीशन वाला इनकम है। सेल किसका हुआ है? जिसका गुड्स वो बेचा है। क्योंकि सेल करके जो पैसा मिलेगा कस्टमर से वो उस बंदे को रीपे कर देगा अपना कमीशन काट के। आई बात समझ में? यस सर। हाँ क्लियर? सर। तो ये होना भी नहीं चाहिए, क्लैरिटी इसने दे भी दिया कि सेल्स के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है। चलो अच्छा, ये होना भी नहीं चाहिए, नहीं करेक्ट है। तो बेसिकली 30% माल बचा हुआ है। तो 30% यानी 8,000 का 30% कैलकुलेट करो, 2,400। 2,400 का स्टॉक बचा हुआ है। 2,400 का स्टॉक बचा हुआ है। ये 2,400 का स्टॉक कहाँ रखा हुआ होगा? ये 2,400 का स्टॉक जो बचा हुआ है, ये ट्रेडर के पास किधर रखा हुआ होगा? कहाँ पर रखा हुआ होगा? उसके स्टॉक में सर। उसके गोडाउन में। गोडाउन में, हाँ। उसके गोडाउन में, उसी के गोडाउन में रखा हुआ होगा। अलग से थोड़ी ना इसके लिए गोडाउन वो लेगा, या वेयर हाउस लेगा, या दुकान लेगा, नहीं। अपना स्टॉक जिधर रखता है उधर में वो रखेगा, थोड़ा सा जगह बनाकर। तो ये 2,400 का जो स्टॉक है, ये भी उसके गोडाउन में है, बट इसका मालिक कौन है? क्या ये ट्रेडर है या वो कंसाइनर है? कंसाइनर। कंसाइनर है, तो ये ट्रेडर का स्टॉक नहीं है। तो ट्रेडर के स्टॉक में काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं। नहीं होना चाहिए, बिकॉज ओनर नहीं है तो मेरा एसेट नहीं है, तो मेरा स्टॉक नहीं है। तो 50,000 में ये इंक्लूडेड होगा, बिकॉज जब 50,000 का काउंटिंग हुआ होगा तो ये स्टॉक भी लगे हाथ काउंट उसमें हो गया होगा। ये सुनो, यस सर। ये 2,400 गोडाउन में ही पड़ा हुआ था, एंड गोडाउन का जब स्टॉक टेकिंग हुआ होगा तो ये 50,000 में ये 2,400 भी आया होगा, काउंट यस हो सर। गया होगा। तो अपने को क्या करना है? 50,000 में से 2,400 को हटा देना है, बिकॉज ये 2,400 का स्टॉक का मालिक ये ट्रेडर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक में ट्रेडर का अपना ओनरशिप वाला गुड्स कितने का है? 47,600। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे निकाला? 50,000 माइनस 2,400 कमिंग टू 47,600। समझ में आया? यस नो? यस सर। ठीक है। तो जो 15 अप्रैल का स्टॉक है
वो इस ट्रेडर के लिए 50,000 का नहीं है, कितने का है? 47,600 का है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 47,600, बिकॉज ये दूसरे का स्टॉक को अपने स्टॉक में काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका ओनर नहीं है, ओनर वो कंसाइनर है। तो क्लोजिंग स्टॉक इस ट्रेडर का कितना है? 47,600। ओके, देन सेल्स कितना का हुआ? अभी जस्ट अपने कैलकुलेट किए थे, याद करो। 46,000, हाँ ना? यस सर। 46,000, 46,000 का सेल्स है, एंड जीपी का रेट, जीपी का रेट कितना दिया हुआ है? 20% ऑन सेल्स। 46,000 का 20% निकाल, कितना आ रहा है? 46,000 का 20% निकालो, 9,200 आ रहा है। सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 46,000 माइनस 99,200 कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 36,800। यस और नो? यस सर। यानी मेरा सीओजीएस आ रहा है 36,800, राइट? तो अभी ये सिस्टम में देखो कैसे सेट कर रहे हैं अपने, देखना बेटा। ये सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था? 47,600, एंड सीओजीएस कितना? 36,800। मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है इसमें। परचेजेस कितना का था? 5,000 समथिंग का था। एग्जैक्ट अमाउंट बताओ। 5,034, 5,034। सो 5,034, 5,034। ओके, राइट, हेल्प मी आउट। क्या आप अपने ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट निकाल सकते हैं? यस सर। तो 47,600 प्लस 36,800 माइनस 5,034 इज इक्वल टू हाउ मच? 79,366। 79,366 इज माई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आई बात समझ में? तो टाइप 3 भी मेरा समझ में आ गया। टाइप 3 का पहचान कैसे करोगे? इसमें ईयर एंड में स्टॉक टेकिंग नहीं हुआ, 15-20 दिन बाद हुआ, तो 15-20 दिन का स्टॉक टेकिंग का मेरे को कॉस्ट दिया हुआ है। देन ये 15-20 दिन का मेरे को सारा ट्रांजैक्शंस का अमाउंट दिया हुआ रहेगा। तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस परचेजेस माइनस मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को करके अपने ओपनिंग स्टॉक अमाउंट को निकालेंगे। ये सोनो। अच्छा, इसमें जो प्रेजेंटेशन है, इसमें हौच पौच वे में दिया हुआ है। जैसे मैं ये सजेस्ट करूंगा, अपने इंस्टीट्यूट के मतलब में मार्किंग कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे करूंगा, 50,000 मेरा 15 अप्रैल का स्टॉक में से मैं 2,400 इधर ही माइनस कर दूंगा, क्योंकि इन लोग जैसे प्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा एक बार स्टूडेंट को समझने के लिए। 2,400 क्या चीज का माइनस किया? कौन बता सकता है? किसको याद है? So goods lying on godown, consignment, हाँ, consigners goods. कंसाइनमेंट वाला, कंसाइनमेंट वाला, जिसका ओनर ये ट्रेडर नहीं है, हाँ, जिसका एजेंसी लेके रखा है। करेक्ट। तो वो माइनस कर दिया, तो अब वो क्लोजिंग स्टॉक 15 अप्रैल का हम लोग आउटर कॉलम में 47,600 ले लिए। अच्छा, देन अच्छा, इधर में क्या चेंज कर सकते हैं अपने? इधर में भी देखो थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। इधर में जैसे अपने फिर याद करो अपने क्या सिस्टम सेट किए थे, क्लोजिंग स्टॉक के साथ अपने सीओजीएस को ऐड करेंगे। तो इधर में देखो ऐड सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सीओजीएस को ऐड कर रहे हैं। तो सेल्स का अमाउंट मेरा कितना था? 46,000। तो इधर में मैं ऐसे 46,000 करूंगा, और 46,000 का 20% कितना होता है? 46,000 का 20% 9,200 इधर में ऐसे लेस कर दिया। जीपी को सेल्स लेस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीओजीएस। तो सीओजीएस मेरा कितना रहा है? 36,800। यस, 46,000 माइनस 9,200, 36,800।
है ना। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक 47,600 प्लस 36,800, अब देखो उतना ही अमाउंट आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 84,400 आ रहा है। यस नो। फिर इसमें से अपने परचेजेस को लेस कर देंगे, आउटर कॉलम में सीधा लेस करो, लेस करके इतना ही आ रहा है, देखो इतना ही अमाउंट आ रहा है। ये सारे ऑल्टरेशंस अपने मटेरियल में कर सकते हैं। वैसे इसका पीडीएफ में दे दूंगा, मतलब सोल्यूशन का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, बट टिल देन, जब तक नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा, बट टिल देन ये करेक्शंस करके रखो ताकि अपने रिवीजन में अपने को हेल्प मिले, राइट, ये सुनो। ठीक है, तो ये मेरा टाइप 3 का क्वेश्चन हो गया। टाइप 3 का एक और क्वेश्चन है इलस्ट्रेशंस में, विच इज इलस्ट्रेशन 10। देखकर कितना लंबा इलस्ट्रेशन लग रहा है, जी घबरा रहा है, बट घबराने का कोई बात नहीं है। सम को पढ़ेंगे तो अपने तुरंत तुरंत कैच कर पाएंगे, बिकॉज इसी टाइप 3 का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 9 अपने सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, इसमें हल्का फुल्का कुछ और एडजस्टमेंट्स भी है जो कि तुरंत कैच हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं वैसे। ठीक है, तो टाइप थ्री का स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, टाइप थ्री का स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, टाइप थ्री का स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, माइंड मैप क्या है इसका। इन्वेंट्री ऑन 15th April, एड COGS लेस परचेजेस, ये सोनो, सिंपल सा फॉर्मेट, सिंपल सा फॉर्मेट ये वाला। क्लोजिंग स्टॉक 15 अप्रैल के साथ 15 दिन का COGS ऐड करके 15 दिन का परचेजेस को माइनस कर दो, तो ओपनिंग स्टॉक 15 दिन का पहले का निकल जाएगा। तो ये अपने को इसी तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। हम लोग क्या किए, थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट के प्रेजेंटेशन में चेंज किए ताकि क्लैरिटी मिले, अदरवाइज लास्ट में समझ में आ रहा है ना। चलो अब इलस्ट्रेशन 10। इन्वेंट्री टेकिंग यानी स्टॉक काउंटिंग for the year ended 31st March 2022 was completed by 10th April। तो पहला लाइन से समझ जाओ, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। The valuation of which showed a figure, inventory figure of rupees 16,75,000। तो ये 16,75,000 10 अप्रैल का स्टॉक का अमाउंट है, यस, at यस cost सर। as on the completion date। After the end of the accounting year, आफ्टर द एंड, कितना लैंग्वेज देख रहे, लैंग्वेज यूज कर रहे हैं लोग, भाषण दे रहे हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मींस आफ्टर 31st March 2022 and till the date of completion of inventory taking, till the date of completion of inventory taking, date of completion of inventory taking is 10 अप्रैल 2022। तो 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल का ज्ञान दिया हुआ है, ट्रांजैक्शंस का डिटेल्स, समझ में आया। सो 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के बीच में सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, बिकॉज 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तो नेक्स्ट ईयर में आ गया ना, सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड फॉर रुपीज 68,750। प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33% ऑन कॉस्ट। हम लोग को तो सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है, तो हम लोग को प्रॉफिट का परसेंटेज भी सेल्स के ऊपर चाहिए, बट इधर में प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पर दिया हुआ है। तो क्या कन्वर्जन के लिए फंडा बताया हुआ है, 33% ऑन कॉस्ट मींस 25% ऑन सेल्स। याद है कि नहीं, किसको याद है ये वाला। यस सर। हाँ सर। हम्म
33% on cost means 25% on sales, right? 25% on cost means how much percent on sales? 20% on sales. And 20% on cost means 16.67% on sales. ये पोएम को याद कर लो. प्रॉफिट का परसेंटेज अगर 33% ऑन कॉस्ट है तो वो 25% ऑन सेल्स है. देन अगर प्रॉफिट का परसेंटेज 25% ऑन कॉस्ट है देन वो सेल्स का 20% है. नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स का 20 कॉस्ट का 20% है, कॉस्ट का 20% है तो वो सेल्स का 16.67% है. तो अपने को क्या लेना है इधर में? 25% ऑन सेल्स. परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर, लैंग्वेज भाषण. नेक्स्ट ईयर मतलब 1 अप्रैल से 1 लेकर अप्रैल 10. से वेरी नाइस. इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री अमाउंटेड टू ₹90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे. 90,000 का 10%, 9,000. 9,000 को लेस करके 81,000 मेरा परचेजेस मिल जाएगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल, गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री में उसको रखा गया एट द मार्कअप प्राइस. बाप रे, हद से ज्यादा भाषण हो रहा है. मार्कअप प्राइस का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस, मार्कअप प्राइस मीन सेलिंग प्राइस. मार्कअप मतलब क्या? प्रॉफिट को ऐड करने के बाद जो प्राइस मिलता है. अब प्रॉफिट को ऐड करने के बाद तो अपन को सेलिंग प्राइस ही मिलेगा. तो ये किसको रेफर कर रहा है? सेलिंग प्राइस को रेफर कर रहा है. तो सेलिंग प्राइस कितना है? 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न. हद ही हो गया पूरा. यानी सिंपल ये नहीं बोल सकता है कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में सेल्स रिटर्न 3,000 का हुआ है. अब सेल्स रिटर्न होकर जो गुड्स हमारे गोडाउन में आता है उसको अपने इन्वेंट्री में ही तो रखते हैं ना. कस्टमर जो गुड्स अपने देगा उसको थोड़ी ना अपने बाहर फेंक देते हैं. खुद के वेयरहाउस गोडाउन में इन्वेंट्री के साथ रख देते हैं. तो वही लिखा है, गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री. तो सेल्स रिटर्न जो होकर माल आएगा वापस रिटर्न, उसको तो अपने दूसरे स्टॉक के साथ रखते थे. रखने की चीज को कैसे बोला? एडेड टू द इन्वेंट्री. रिटर्न किया हुआ माल को गुड्स के साथ रखने के लिए क्या बोला है? एडेड टू द इन्वेंट्री. इसलिए मैं बोलता हूं इंस्टीट्यूट के मटेरियल को सॉल्व करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल को सॉल्व करके मेरे को इंस्टीट्यूट का भाषा समझ में आता है, क्वेश्चन. तब जाकर एग्जाम में भी उसका भाषा समझ में आएगा कि क्वेश्चन अगर ये बोला है तो ये मतलब क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है तो इससे ये समझना है. क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तो इससे ये वो बोलना चाह रहा है, तो इसे ये समझना अपने को. सो एडेड टू द इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री में रखा है उसको. एट द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब प्रॉफिट को ऐड करने के बाद. प्रॉफिट को ऐड करने के बाद तो सेलिंग प्राइस होता है, और सेल्स रिटर्न अपने सेलिंग प्राइस में ही लेते हैं. यस और नो? सेल्स रिटर्न को अपने क्या करते हैं? सेल से लेस. तो बेसिकली ये पूरे लाइन से एक ही ज्ञान मिला है कि सेल्स रिटर्न 3,000 का हुआ है. यानी मेरा नेट सेल्स कितना हो गया? 68,750 माइनस 3,000 कितना हो रहा है? 65,750. 65,750. इसमें से प्रॉफिट को लेस करो. प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? क्या लेना है? 25% ऑन सेल्स ना. 33%, 33.33% ऑन कॉस्ट मीन्स 25% ऑन सेल्स. तो 65,750 का 25% कितना आ रहा है? 16,437.5. एम आई करेक्ट? यस सर. माइनस कर दो. माइनस करके कितना आ रहा है? COGS 49,312 या 313 जैसा भी आपको लेना है. तो मेरा COGS कितना निकला है? बताओ COGS कितना निकला है? 41 49,312
312 लेना है या 313 लेना है, जैसा भी आपको ठीक लगे, 1 रुपए के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देन क्लोजिंग स्टॉक अपने 10 अप्रैल का कितना कितना दिया हुआ था? 16,75,000। 16,75,000, यस और नो? यस सर। और परचेजेस कितना दिया हुआ था? 90,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 81,000। तो देखो अपने आंसर की तरफ चलते जा रहे हैं, यस और नो? यस सर। तो कितना आ रहा है लगभग ओपनिंग स्टॉक मेरा? 16,75,000 प्लस 49,312 माइनस 81,000। इस पॉइंट में कितना आ रहा है हमारे पास? 16,43,312 आ रहा है, यस और नो? यस सर। 16,75,000 plus 49,312 minus 81,000 is coming to 16,43,312। ओके, अब आगे पढ़ते क्या दिया हुआ है। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग होने के बाद इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन स्लो मूविंग आइटम्स। स्लो मूविंग आइटम्स का मतलब क्या? जिसका बिक्री एकदम ठप होके रखा हुआ है, बिकता नहीं है। ठीक है, ये आइटम जल्दी से बिकता नहीं है। जिसका कॉस्ट था 11,250, खरीदा तो उसको 11,250, विच शुड बी टेकन एट 5250। यानी उसको लेना कितना में? 5250, विच शुड बी बोला हुआ क्वेश्चन, तो इसके आगे तो अपने क्वेश्चन बैक नहीं कर सकते ना। ये स्लो मूविंग आइटम है, कमती बिका है तो कमती बिकता है तो मार्केट थोड़ा गिर गया है, मार्केट गिर गया तो दाम गिर गया है। टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर, यानी कस्टमर लेने को रेडी है। एंड कितना में लेने को रेडी है? अभी तक लिया नहीं है, बट लेने को कितना में रेडी है? इसका एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कैच करो। इसको अपने इंटरेस्टेड कस्टमर को बेचते हैं तो व्हाट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू वी गेट? 5250। कॉस्ट कितना है? 11,250। दिस इज एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी इन दिस केस 5250 इज लोअर, तो अपने को एनआरवी में लेना है। तो एनआरवी में लेने के लिए क्या करें? कॉस्ट में से कितना लेस करें, बोलो? 6,000। 6,000 लेस करे थे। 6,000 का दाम गिर गया सर, एकदम सिंपल सा बात है यार। ये 11,250 में हमारा स्टॉक में इंक्लूडेड पड़ा हुआ है, बट इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो 5,250 है। तो इसको लेना तो 5,250 है। 5,250 में लेने के लिए आप इन्वेंट्री से 6,000 माइनस कर दो। समझ में आया? तो अपने क्या कर रहे हैं, इधर में से 6,000 को लेस कर रहे हैं। 6,000 लेस कर दिया। अब आगे, ड्यू टू हेवी फ्लड certain goods costing rupees 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of customer। मतलब कस्टमर को एक डेट देके रखा हुआ था कि इस तारीख तक हम आपके कस्टमर को एक डेट देके रखा हुआ था कि इस तारीख तक हम आपके यहाँ गुड्स को पहुंचा देंगे। बट वो फ्लड ब्लड आ गया तो सप्लायर की तरफ से डिले हो गया है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। एज अ रिजल्ट कस्टमर बड़ा अखड़ू निकला है। ही रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी, बोला नहीं लेना है माल, डेट में नहीं आया मतलब नहीं लेना है। हम बोले फ्लड आ गया है, कोई बात नहीं, आने दो। बिकॉज कस्टमर भी इसके आगे किसी और को कमिटमेंट दे चुका होगा ना। समझो बात को, तो बिजनेस वाली बातें हो गई कि कस्टमर को हम लोग एक पर्टिकुलर डेट में गुड्स को डिलीवर करने का प्रॉमिस कर बैठे थे, बट वो डिलीवर टाइम से हो नहीं पाया बिकॉज सप्लायर का हेवी फ्लड आ चुका था। तो कस्टमर डेट क्रॉस होने की वजह से ही रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी। एंड इसका फिर अल्टीमेटली नेट रियलाइजेबल वैल्यू 12,500 निकाला गया on 31 मार्च। तो इस गुड्स का कॉस्ट कितना है? 15,500। एंड एनआरवी लिखा हुआ है ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 12,500। बताओ कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर? एनआरवी एनआरवी। 12,500। तो अपने को इन्वेंट्री किस अमाउंट पर लेना है? 12,500। तो 12,500 में लेने के लिए क्या करना है? 3,000 को माइन माइनस कर माइनस। देना, 3,000 को माइनस कर देना। तो अपन को क्या करना है? 3,000 को
लेस कर देना है, तो इधर से 3000 को लेस कर दो, तो 16,43,312 माइनस 6,000 माइनस 3,000 करके कितना आ रहा है? 16,34,312 आ रहा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन में खाली भाषण था, क्यों बोलो तो? बिकॉज ऊपर का यहां तक का जो पैराग्राफ है वो तो एकदम इलस्ट्रेशन 9 करने के बाद तुरंत तुरंत समझ में आ गया, बट भाषण होने के कारण थोड़ा टाइम लगा लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने में। अदरवाइज जो डेटा है वो एकदम इलस्ट्रेशन 9 से भी इजी था। एंड ये वाला जो नीचे का पैराग्राफ है इसमें सिस्टम क्या यूज किया? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बस। नीचे में ये जो दो आइटम्स है इसमें अपने क्या कॉन्सेप्ट लगाए? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो अपने बेसिकली डिफरेंस अमाउंट को माइनस कर दिया, दैट इज इट। क्लियर? तो है इजी क्वेश्चन, बट लैंग्वेज थोड़ा टफ होने के कारण इंटरप्रिटेशन में टाइम लग सकता है, एंड एग्जाम में ज्यादा टाइम लगने के कारण हो सकता है थोड़ा एंग्जाइटी हो जाए, बट स्टिल हम लोग तो क्लास में इसीलिए सम्स को प्रैक्टिस करते हैं मटेरियल से, ताकि अपने इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज से रूबरू हो जाए, एग्जाम में अपने को डिफिकल्टी ना हो। क्लियर है ना? तो इस तरीके से अपने स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है। इसमें भी देखो अपने को बेसिकली जैसे इधर में हम लोग खाली एक चेंज इसमें करना है, इधर में कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न अलग से एकदम वाहियात तरीके से माइनस किया हुआ है, एकदम ताकि स्टूडेंट्स एकदम नहीं चाहकर भी कंफ्यूज हो जाए। तो इसमें अपने को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे लेना है? 60 कितना था? 68,750 माइनस 3,000 ना। 68,750 माइनस 3,000 इज हाउ मच? 65,750। यस और नो? इसमें से लेस करेंगे 25% का जीपी, तो 65,750 माइनस 25% का जीपी, एक सेकेंड, 65,750 इंटू 25% इज कमिंग टू how much? 16,438 करके लेस करके कितना आ रहा है? 49,312। देन लेस परचेजेस 81,000। देन स्लो मूविंग आइटम्स का 6,000 राइट ऑफ, एंड वो जो कस्टमर रिफ्यूज कर दिया था डिलीवरी लेने से उसके रिस्पेक्ट में 3,000 माइनस करके इतना अमाउंट आ रहा है। 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल। क्लियर है? तो इलस्ट्रेशन 6 to 10 में अपने 3 टाइप का डिस्कशंस को किया, टाइप ऑफ सम्स को सॉल्व किया, राइट? जिसको सॉल्व करने का अप्रोच, क्योंकि टाइप डिफरेंट है तो अप्रोच भी सॉल्व करने का डिफरेंट है। अभी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए एक क्लास और मेरे को लगेगा, आज बिल्कुल नहीं कर रहे इसको, ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी 1-2 क्वेश्चन में अपने को थोड़ा टाइम लेकर समझना है चीजों को। जो क्वेश्चन 2 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, ये बिल्कुल टाइप 2 कौन सा वाला? ये एबनॉर्मल आइटम वाला, जो ऐसा कौन सा इलस्ट्रेशन में किया? टाइप 2 बोलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 8। 8 में। राइट। तो इलस्ट्रेशन 8 वाला है ये। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 को नेक्स्ट क्लास कल के पहले एक बार सॉल्व कर लेंगे, एंड बाकी जो क्वेश्चंस हमने आज किया है डिस्कस, उसको भी लिखकर स्टेटमेंट बनाकर कर लेंगे। मैं जल्दी एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें वो स्टेटमेंट प्रॉपर वे में जैसा हमने डिस्कस किया था करेक्शन करके वो मिल जाएगा आपको। बट स्टिल उसका वेट मत करो, खुद से करो स्टेटमेंट बनाकर, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड देन कल क्लास में अपने बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 3 बचे में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, 3 एंड 4 करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। राइट? समझ में आज का डिस्कशन? खाली 1 मिनट यस वेट यस। करना। हाँ सर। ठीक है? राइट? ओके, चलो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करूं बिकॉज क्लास खत्म। ओके, चलो देन आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग एक बार ऑफ कर रहे हैं।